गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर और साथ में जूल सेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़े। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के नाम से टॉपिक। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। गुड मॉर्निंग उषा, तुषार चैल, गुड मॉर्निंग। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के नाम से टॉपिक है, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जूल सेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, इनके बारे में जानेंगे। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। जुड़िए जल्द से जल्द। टॉपिक जो है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। उम्मीद है कि जो मेरी आवाज़ है आप लोगों तक वो अच्छे से आ रही है और जो बोर्ड पे मैंने लिखा है वो साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। शुभम चैल नमस्ते, जल्दी जुड़िए आप लोग। तो एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर में जो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा, हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के नाम से टॉपिक है, उसको स्टडी करेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारे पास कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ और टू सेल्स के नाम से टॉपिक है। गुड मॉर्निंग नैन्सी। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था किसके बारे में? पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर आप लोगों को बताया गया था कि एक तरह का मीटर ब्रिज जैसा डिवाइस है, लेकिन वहां हम लोग क्या करते हैं, 4 से 5 मीटर के लेंथ की वायर का यूज करेंगे। और इसके पीछे कारण होता है जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की वो रहती है। तो हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास आपने पोटेंशियोमीटर की वायर ली है। ये मैंने पॉइंट नाम दिया ए पॉइंट का हम लोगों के पास, ये पॉइंट मैंने नाम दिया मान लीजिए सी पॉइंट है। ऐसे हम लोग सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इनमें से किसी एक पॉइंट को हम जीरो एंड मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो ए पॉइंट है वो जीरो एंड है आपके पास, और सी पॉइंट आपके पास वो 400 सेंटीमीटर पर एंड पॉइंट माना हम लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि पोटेंशियोमीटर के अंदर हम लोग जो अरेंजमेंट यूज करते हैं वो 4 से 5 मीटर के लेंथ की वायर का यूज करेंगे। गुड मॉर्निंग पलक। तो देखिए यहाँ हम लोग जो जीरो एंड है उसको जोड़ देंगे कौन से टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से। कोई भी आपके पास ईएमएफ सोर्स है, उस ईएमएफ सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ते हैं कौन से एंड को? जीरो एंड को। आपने जो भी जीरो एंड माना है उस जीरो एंड के को आप जोड़ देते हो किसी ईएमएफ सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। उसके बाद हम नेगेटिव एंड को जोड़ देंगे किसी की से, और की का जो दूसरा एंड है उसको हम जोड़ देते हैं किसके साथ? एक रियोस्टेट के साथ। आप लोगों को बताया गया था रियोस्टेट भी एक आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस है,
जिसका काम करंट या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, की के दूसरे एंड को जोड़ दिया किससे, एक रियोस्टेट से। उसके बाद हम इस सी पॉइंट को जोड़ देंगे रियोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से, यानी कि दूसरे एंड से। इस सी पॉइंट को हम लोगों ने कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया है, ये पोटेंशियोमीटर को लेकर सर्किट डायग्राम को कंप्लीट किया है। अब अगला काम क्या है, क्योंकि आप लोग स्टडी करना चाहोगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल की ईएमएफ को हम लोगों ने कंपेयर करना है। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, दो दूसरे सेल कंसीडर करते हैं जिनकी जो ईएमएफ है, यहाँ एक कंडीशन होती है, जो भी आपने बैटरी सेल यहाँ यूज की है और जो सेल आप यहाँ लोगे उनकी ईएमएफ इस बैटरी या सेल से कम रहेगी। ना तो क्या होगा कि हम लोग सर्किट डायग्राम को जब चेक करेंगे कि जो कनेक्शन हमारे वेरीफाई है या नहीं है, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपने क्या किया, पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव पॉइंट यानी कि ए पॉइंट से ही जोड़ दिया, जो भी आप लोगों ने सेल लिए हैं जिनकी ईएमएफ को हम लोगों ने कंपेयर करना है। इस सेल की ईएमएफ हम लोगों ने मान ली एप्सिलॉन 1, दूसरे सेल की जो ईएमएफ हम लोग मानते हैं एप्सिलॉन 2। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टू वे प्लग की का यूज करते हैं। टू वे प्लग की का मतलब है जहां एक तरीके से 3 टर्मिनल रहेंगे और वो 3 टर्मिनल में से अगर आप उनमें से किन्हीं 2 को जोड़ देते हो तो वो वन वे प्लग की तरह काम करता है। तो यहां हम लोग टू वे प्लग की का यूज करेंगे इस तरीके से, जैसे नेमिंग कर देंगे हम लोग 1, 2 और 3, ऐसे मैंने नेमिंग की इनकी, क्योंकि 3 टर्मिनल मैंने बोला है यहां रहेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस की के दूसरे एंड को जोड़ देंगे, यानी कि जो टू वे प्लग की है इसके दूसरे एंड को हम जोड़ देते हैं किसके साथ, किसी गैल्वेनोमीटर के किसी एक एंड के साथ। और आप लोगों को पता है गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड हम किससे जोड़ते हैं, किसी जॉकी के साथ जोड़ते हैं। और जॉकी के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि ये क्या आपके पास एक स्लाइडिंग की है, जिसको आप क्या करते हो, पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो अब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को हम लोगों ने स्टडी करना है। जैसा कि आप लोगों ने स्टडी किया था पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में, और वहां आप लोगों को यह बताया गया था कि जब कांस्टेंट करंट फ्लो करता है थ्रू यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो उस टाइम पे जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। तो यानी कि जब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा, तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर जे तक की लेंथ को, या जो कि जिस पोजीशन पर है, जिस पॉइंट पे, यानी कि जो 0 पॉइंट आएगा आपके पास, बैलेंस पॉइंट आता है, वहां तक की लेंथ को हम लोग नोट करते हैं। और हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोर्शन के अंदर, यानी कि ए से लेकर जे तक जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा या वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो की के है उसको प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हमारा काम रहेगा कि मान लीजिए 1 को और 2 को मैं कनेक्ट कर देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में जो सिर्फ सेल जो आपका जिसकी ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है वो इस सर्किट के अंदर काम करेगा। और ऐसी कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि जब जॉकी को मैं इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करता हूं, तो मान लीजिए जे हमारे पास एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जिसपे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ जो ईएमएफ है आपके पास, यानी कि एप्सिलॉन 1 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एजे, यानी कि लेंथ एजे पर। और जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हम जैसे स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज के अंदर कनेक्शंस को चेक करते हैं, वैसे ही कनेक्शंस आप पोटेंशियोमीटर के केस में चेक करोगे। जब आप ए पॉइंट पे मान लीजिए जॉकी को टच करते हो, तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट की तरफ है, और जब आप सी पॉइंट पे जॉकी को टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होना चाहिए राइट की तरफ। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो भी कनेक्शंस आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं वो करेक्ट कनेक्शन है। अदरवाइज अगर एक साइड में ही डिफ्लेक्शन आता है दोनों पॉइंट पे टच करने के बाद, ए पॉइंट पे भी और सी पॉइंट पे भी, तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस लूज हैं या कनेक्शंस गलत किए गए हैं, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि जो आपने यहाँ ईएमएफ यूज की है वो ईएमएफ
इन सेल्स की ईएमएफ से कम है, तो इस कारण क्या होगा कि आप एक तरीके से प्रॉपर रीडिंग को नोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके करेक्शंस ही क्या होंगे, वहां गलत होंगे। और ये टॉपिक प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ कंप्लीट करवाएंगे जब भी हमारी एकेडमी ओपन होती है उस दौरान। भाई सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नरेंद्र, रिंकू गुड मॉर्निंग। तो टॉपिक हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, मैंने बताया कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आप पहले पढ़ चुके हो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को कनेक्ट कर देता हूँ। जब मैं की 1 और 2 को कनेक्ट करूंगा, यानी कि टर्मिनल 1 और 2 को आपस में जोड़ देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां सिर्फ सेल जिसकी ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है वही इस पूरे के पूरे सर्किट में काम करेगा, और वो इस सर्किट के अंदर काम करता है। और आप क्या करते हो, इस जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाते हो। और मैंने कहा कि मान लीजिए जे एक ऐसा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना दिखाता है, 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि एप्सिलॉन 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए से लेकर जे तक की लेंथ, और ए से लेकर जे तक की लेंथ को हम मान लेते हैं L1। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू के L1। और जो के है यहाँ वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर के लिए, जो कि कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से यहाँ। तो एप्सिलॉन 1 हमारे पास आ जाता है के L1 के इक्वल। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल 1 और 2 को हटा देता हूं और 2 और 3 को आपस में जोड़ दूंगा। जैसे ही हम 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो इस दौरान क्या होगा, सेल जिसकी ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है वो इस सर्किट के अंदर काम करेगा। और फिर से आप क्या करते हो, जोकी को स्लाइड करते हो पोटेंशियोमीटर वायर पर, और मान लीजिए आपके पास जे डैश एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। हम लोगों ने मान लिया कि जे डैश हमारे पास एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि एप्सिलॉन 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए से लेकर जे डैश तक की लेंथ के, और ए से लेकर जे डैश तक की जो लेंथ है हम लोगों के पास वो हम मान लेते हैं L2 के बराबर। तो इसलिए हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ जाता है एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू के L2। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है जहां एप्सिलॉन 1 हमारे पास के L1 के इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास एप्सिलॉन 2 के L2 के इक्वल है। अगर हम एप्सिलॉन 1 को डिवाइड करवा देंगे एप्सिलॉन 2 से, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास रिजल्ट आ जाता है L1/L2। कुल मिलाकर बात ये है, मैं ए से लेकर जे तक की लेंथ को नोट करूंगा और ए से लेकर जे डैश तक की लेंथ को नोट करूंगा, यानी कि L1 को और L2 को नोट करूंगा। और ऐसी कंडीशन में सेल्स की जो ईएमएफ है हम उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये बात जो है समझ में आई है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप समझ चुके हो या नहीं, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस या नो में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को समझ चुके हो या नहीं। चलो अच्छी बात है, आप समझ चुके हो। अब जो दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंदर, उस दूसरे टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोगों ने निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसको निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को निकालना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोगों को यहां देखना है। तो सेकंड एप्लीकेशन है यहां इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो आपको यहां निकालना होगा किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो देखिए सर्किट में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग यहां, और वो चेंजिंग हम लोगों के पास क्या है वो हम लोगों को देखना है। हम एक सेल को यूज करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। हमारे पास क्या है, वहां इंटरनल रेजिस्टेंस है उस गिवन सेल का। देखिए सर्किट डायग्राम में जो चेंजिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने सेल तो कंसीडर कर लिया है जिसकी ईएमएफ क्या है, एप्सिलॉन है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। हम लोगों ने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस माना है। अब देखिए
आप यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स का और यूज करोगे और उस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करना है तो उस टाइम पे आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस है, जिसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनाइट रेजिस्टेंस को ले सकते हैं। लेकिन वो फाइनाइट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अलग अलग आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको 1 ओम की जरूरत है तो 1 ओम आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 5 ओम की जरूरत है तो 5 ओम रेजिस्टेंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 5000 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत है तो आप 5000 ओम रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस है उसको हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी से मान लीजिए मैंने लिखा है, और इस तरीके से हम लोगों ने सिर्फ वन वे प्लग की का ही यहां यूज करना है, यानी कि वन वे प्लग की ही हम लोग यहां यूज करेंगे। और मान लीजिए आपके पास K1 से मैंने लिखा इस की को। अब देखिए, जब आप K को तो क्लोज रखते हो और K1 को ओपन रखते हो, तो यहां से आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस के डेफिनेट वैल्यू को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। और वो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे हम लोग कि जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन कितना दिखाए, 0 डिफ्लेक्शन दिखाए। मैंने कहा कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स से एक डेफिनेट रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस की एक ऐसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो क्या कर दे, जैसे आप जो की को क्या करते हो, स्लाइड करते हो पोटेंशियोमीटर वायर पर, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे कि वो आपको गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 दिखाए। तो मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो R रेजिस्टेंस मैंने सिलेक्ट किया रेजिस्टेंस बॉक्स से, यानी कि कैपिटल R रेजिस्टेंस जो है मैंने वो वहां से सिलेक्ट किया है। और आप लोगों को पता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काम करता है तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसी कंडीशन में जो हम लोग नोट करेंगे वो किसको नोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हैं। तो अब यहाँ जो और वो जो पोजीशन है जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दिखाए, यानी कि वो पॉइंट है वो आपके पास J पॉइंट आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A से लेकर J तक, और V आ जाता है हम लोगों के पास K L1 के इक्वल आ जाता है। ऐसा हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, K1 को प्रेस कर देते हैं। अब K1 को जब आप प्रेस करोगे, जैसे ही हम लोगों ने K1 को प्रेस किया तो यहां से जो EMF है वो काम करेगी, और ऐसी कंडीशन में जो फॉलो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ के, जो लेंथ जिस लेंथ पे आपको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 नजर आए। और हम कहते हैं कि J' हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना दिखाता है, मान लीजिए 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में एप्सिलॉन जो है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A से लेकर J' तक की लेंथ के। एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L2 के, और एप्सिलॉन आ जाता है आपके पास यहां से K L2 के इक्वल आ जाता है। तो आपका काम क्या है, एप्सिलॉन को आप डिवाइड कर दोगे किससे, V से। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन बाय V इज इक्वल टू K L2 बाय K L1, K से K कैंसिल, ऐसी कंडीशन में आ जाता है L2 बाय L1 के इक्वल आ जाता है। तो L2 बाय L1 के इक्वल आ जाएगा, या फिर आप एप्सिलॉन K L1 का रिजल्ट लिख सकते थे और V का जो रिजल्ट आपके पास वो K L2 आ सकता था, ऐसे भी हम लिख सकते थे वहां। तो अब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन माइनस V बाय V इनटू में कैपिटल R, ये हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है। यानी कि एप्सिलॉन बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, और आपके पास एप्सिलॉन बाय V का जो रिजल्ट है वो L2 बाय L1 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियोमीटर का यूज कर हम लोग रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगी।
साथ में यहाँ जो पोटेंशियोमीटर का यूज है उन ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज के केस में यूज किया जाता है जो जिनके चयन से हमें किसके बारे में पता लगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता लगे। यानी कि पोटेंशियोमीटर का खाली आप लोग ये यूज नहीं पढ़ोगे कि आपको कंपैरिजन करना है दो सेल्स की ईएमएफ का, या फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो। हम लोग ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं जिनका कुछ चेंज हमें प्रोवाइड करे, किसको, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें, टेम्परेचर चेंज भी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है। जैसे थर्मो ईएमएफ हम लोग स्टडी करते हैं, ऐसे ही प्रेशर चेंज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, या जो एसिड बेस लेवल जो है उसके कारण पोटेंशियल हो सकता है। तो यानी कि ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज के केस में आप पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हो, क्या मेजर करने के लिए, ईएमएफ को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब बात आती है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के कंपैरिजन की। वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर का क्या कंपैरिजन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, दोनों का काम क्या है, किसको मेजर करना, वोल्टेज को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। क्योंकि हम लोग वोल्टमीटर से भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को हम लोग नोट करते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन अंतर होता है, ये तो आपका एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। जो पोटेंशियोमीटर है ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है, यानी कि ये आपको करेक्ट ईएमएफ वोल्टेज को नोट करके बता सकता है। ये करेक्ट ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को हमें नोट करके बता सकता है। लेकिन इसके द्वारा जब हम वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ कम वैल्यू को ही मेजर करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये हम लोगों को स्टडी करना है। यानी कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर हमें करेक्ट रीडिंग नहीं देता है। वोल्टमीटर कुछ ना कुछ कम पोटेंशियल डिफरेंस को, कुछ कम ईएमएफ को नोट करके बताएगा, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है ये करेक्ट वैल्यू को नोट करके बताता है। तो इसके पीछे कारण हम लोगों को यहाँ जानना है कि क्या कारण है। तो चलिए, उससे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में, फिर उसके बाद हम इस कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बात करते हो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ बात आती है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है आपके पास, उसके बारे में। और भी हम लोग, और इस के को हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, यही सेंसिटिविटी के बारे में बताता है कि कोई पोटेंशियोमीटर कितना सेंसिटिव कब होगा। जितनी कम वैल्यू होती है इसके की या पोटेंशियल ग्रेडियंट की, जितनी कम से कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा पोटेंशियोमीटर क्या होगा, सेंसिटिव होगा। और कोई चीज ज्यादा सेंसिटिव होने का मतलब कि वो आपको एक करेक्ट रीडिंग बता रही है, कम से कम ईएमएफ को नोट करके बता सकती है। तो इस तरह का जो डिवाइस है वो आपका सेंसिटिव डिवाइस माना जाता है। जैसे आप लोगों को बताया गया था गैल्वेनोमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो थोड़े से भी थोड़े करंट को नोट करके बता सकता है। ऐसे ही कोई पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब होता है, जब वो कम से कम ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को हमें बता दें तो वो ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। और उसकी सेंसिटिविटी कब कैसे इंक्रीज होगी ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जितनी कम से कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव होगा। तो हमें यहाँ रिलेशन से पता लगता है, अगर हम एल को बढ़ा दें, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर को बढ़ा दें, पोटेंशियोमीटर की लेंथ को इंक्रीज कर दें, जैसे मैंने बोला है 4 मीटर की लेंथ का पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, या 8 मीटर की लेंथ का जो पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है।
तो आंसर क्या आएगा कि जो 8 मीटर की लेंथ का पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि वहाँ लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर वायर की वो ज़्यादा है और के की वैल्यू क्या होगी, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम से कम रहेगी। तो इस तरीके से एक पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा जब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात आती है सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज और की जाए। आप लोगों को पता है पोटेंशियोमीटर में हम लोग यूज करते हैं रियोस्टेट का, और हम लोग रियोस्टेट से इस तरीके से मतलब कि रेजिस्टेंस को एडजस्ट करें कि वहां पोटेंशियोमीटर से कम करंट फ्लो करे। जितना कम करंट फ्लो करेगा पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। तो यानी कि करंट की वैल्यू को डिक्रीज करवा कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं कि कोई पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव किस तरीके से हो सकता है। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो कम से कम करंट फ्लो करे, यानी कि पोटेंशियोमीटर कम से कम करंट को ड्रा करे कहां से, जो भी आप लोगों ने ईएमएफ सोर्स को यूज किया है। दूसरा, हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब इसका सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर का यहाँ वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए कनेक्शन क्या है, अभी आप लोगों को पता लगा जो पोटेंशियोमीटर है वो काम करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड पर। किस पे काम करता है, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड में आप लोगों को पता है कि आपका चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज था, मीटर ब्रिज था या पोटेंशियोमीटर है, उन सभी में समानता क्या है, वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करते हैं। यानी कि नल डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो फ्लो करता है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो फ्लो करने का मतलब कि सर्किट के अंदर करंट का कोई यूज ही नहीं है, इनफाइनाइट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस वहां क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो इनफाइनाइट हो सकता है और वो कोई करंट का यूज नहीं करता है। तो इस कारण क्या होगा कि आप एक करेक्ट ईएमएफ को, वोल्टेज को नोट करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये भी कह सकता हूं दूसरे तरीके से, जो फॉलो पोटेंशियल है सेल के अंदर, किसके कारण, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, वो ना के बराबर है, वो है ही नहीं वहां। तो इस कारण भी एक पोटेंशियोमीटर आपको करेक्ट रीडिंग को नोट करके बताएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जो फॉलो पोटेंशियल, क्योंकि दो तरीके से आप लोगों को बताया गया था करंट फ्लो करता है, और वो दो तरीके से कैसे, जैसे मैंने कोई सर्किट ये बनाया है और इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल। आप लोगों को बताया कि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, और सेल के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहेगी। अब यहां किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग जो भी वैल्यू नोट करते हो वो एक करेक्ट वैल्यू नोट ऑपरेशन के टाइम पे का कोई नहीं करता है, इस कारण ये बेटर। तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। दूसरा, जो फॉलो पोटेंशियल है सेल के अक्रॉस वो जीरो होगा। तो इस कारण भी हम कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर आपको एक करेक्ट रीडिंग को नोट करके बताता है। अब बात करते हैं वोल्टमीटर के बारे में। देखिए वोल्टमीटर जब आप स्टडी करोगे थर्ड यूनिट के अंदर, तो वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टमीटर को बनाया कैसे जाता है तो हम लोग वहां सीखेंगे। जब हम एक गैल्वेनोमीटर को एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस से जोड़ देंगे तो वो किसकी सीरीज के अंदर, तो वो किसकी तरह काम करता है, एक वोल्टमीटर की तरह काम करता है। तो इसका मतलब वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है और वोल्टमीटर से कोई करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब फॉलो पोटेंशियल वोल्टमीटर के अक्रॉस भी हुआ। तो यानी कि किसी ना किसी तरीके से जो कुछ ईएमएफ का जो यूज है वो वोल्टमीटर के अंदर से करंट के फ्लो के लिए होगा, या कुछ फॉलो पोटेंशियल जो होगा वो वोल्टमीटर के अक्रॉस होगा। तो इस कारण ये आपको एक करेक्ट रीडिंग के बारे में नहीं बता पाता है, क्योंकि वोल्टमीटर खुद किसी करंट का मतलब किसी ना किसी तरीके से करंट का यूज करता है। तो
तो इसलिए एक वोल्ट मीटर आपको एक करेक्ट रीडिंग नहीं बताता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर हमें करेक्ट रीडिंग को बता देगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे ये करेक्ट रीडिंग को हमें बताता है। तो देखिए ये था स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीखा पोटेंशियोमीटर के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में। और आप लोगों को नोट्स मैंने डाले हैं, उनके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं, वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब टॉपिक है हम लोगों के पास जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और ये बात बोलनी ना पड़े आप लोगों को बार बार कि अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आ जाता है तो आप यस कमेंट कर देना, अगर नहीं आता है तो नो कमेंट कर देना। मैं उसी टाइम पर समझ हमें बताएगी कि आप लोगों को पॉजिटिव फील आया है वीडियो से या नेगेटिव फील आया है, उसके अनुसार ही हम लोग तय कर पाएंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा हम लोगों से। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को आती है तो आप यस कमेंट कर देना। तो देखिए हम बात कर रहे हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में। जूल्स हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, एक आसान सा टॉपिक है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जो कि हम 10th क्लास के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट को। और इस जूल्स हीटिंग इफेक्ट में आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ कोई प्योर रेजिस्टिव सर्किट को कंसीडर किया जाए तो उस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है किसके द्वारा, सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा, वो यूटिलाइज होती है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो इसी इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है और कोई ईएमएफ सोर्स का हम लोगों ने यूज किया है, ऐसे सर्किट को आप लोग नाम देते हो प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो मैंने ये आप लोगों को जो डायग्राम बनाया है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट को लेकर बनाया है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ क्या होगा कि आपने एक प्योर रेजिस्टेंस कंडक्टर को जोड़ दिया है किसके साथ, एक ईएमएफ सोर्स के साथ। ये मान लीजिए सेल की ईएमएफ हमारे पास कितनी है, एप्सिलॉन है। अब आप सीधा सा लिखते हो कि यहां जो भी करंट है, करंट के कारण क्या बनेगी, इस रेजिस्टिव डिवाइस के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर हीट बनती है और उस हीट को हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। अब इस जूल्स हीटिंग इफेक्ट के कारण को हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि जब भी हम किसी कंडक्टर के एंड्स पे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से कंडक्टर के अंदर सेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा, जाएगा। अगर होता नेगेटिव चार्ज सच एज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को लेकर बात करूं, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल साइड से किस तरफ गया, लो पोटेंशियल साइड की तरफ गया है। जो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम लोग बात करें वो हाई पोटेंशियल साइड से लो पोटेंशियल साइड की तरफ गया है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हम लिखेंगे जो प्लस क्यू चार्ज है मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज मूव किया वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल मूव किया। अगर ये आपका ए एंड था और ये आपका बी एंड है, तो हमें पता है कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो VA माइनस में VB है हम लोगों के पास। लेकिन इस चार्ज की बात की मैंने, पॉजिटिव चार्ज की बात की, तो वो मूव कर चुका है A से B की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल साइड से लो पोटेंशियल साइड की तरफ। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ये प्लस क्यू चार्ज A से B की तरफ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? आप लोगों को ये आंसर देना है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है A से B की तरफ,
तो आपको आंसर बताना है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। दोबारा से सुने क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ए से बी की तरफ, तो इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जाने में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। तो आप लोग टाइप कीजिएगा इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी आप लोगों को आंसर लगता है। जल्दी बताइए आप लोग आंसर क्या आप लोगों का, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पार्टिकल की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं पॉजिटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आप लोग इंक्रीज या डिक्रीज लिख के टाइप करके मुझे बताएं। डिक्रीज, और बच्चे भी कमेंट करो जल्द से जल्द, बताएं आप लोग कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। हर स्मॉल इंक्रीज, अरे कुछ तो टाइप करो, इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो। उषा जानना डिक्रीज, आपका क्या आंसर है भाई? डिक्रीज। डिक्रीज, नैन्सी डिक्रीज। चलो अच्छी बात है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर जो हो करेक्ट है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो लोग स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। हर्षमान पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी आंसर को करेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहां क्या होगा, जब चार्ज ए से बी की तरफ मूव करता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद पोटेंशियल। चार्ज की जो प्रोडक्ट है किसके साथ, पोटेंशियल के साथ, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो जैसे ही ये चार्ज इस बी पॉइंट पे आता है तो मैं लिख दूंगा चार्ज की प्रोडक्ट जो है क्यू की यानी कि वीबी के साथ, ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। और हम देखें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर थी, क्यू इंटू में वी ए। तो मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर निकालूं तो फाइनल से किसको घटा दूंगा, इनिशियल को घटा दूंगा। जैसे ही मैं फाइनल से इनिशियल को घटाता हूं तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो डेल्टा यू हमारे पास यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, शायद उधर की तरफ आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहां लिखता हूं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा हम लोगों के पास, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से हम सबट्रैक्ट कर देंगे किसको, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये आ जाएगा क्यू वीबी माइनस में क्यू वीए, और आप नेगेटिव साइन को साथ में कॉमन लेते हो तो ये हमारे पास होगा, क्यू को भी कॉमन लोगे वहां से तो माइनस क्यू वीए माइनस में वीबी, और वीए माइनस में वीबी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो ये आ जाता है माइनस क्यू इंटू में वी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो नेगेटिव साइन आ चुका है, और ये नेगेटिव साइन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है और चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो मोशन में है तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जो भी चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज कैरियर है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और आप लोगों को पता है यहाँ जो चार्ज पार्टिकल आपके, हम तो प्लस क्यू को तो वैसे मानते हैं, बाय कन्वेंशन हम ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर प्लस से माइनस की तरफ, इस कारण करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस हम लोग मानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब बढ़ेगी।
अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, वो कोलिजन करेंगे। और आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को पढ़ रखा है, ड्रिफ्ट स्पीड के कंसेप्ट को पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी के साथ वो कोलाइड करेंगे। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्या है, आयंस है, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके साथ कोलाइड करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन में वो अपनी बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, किनको, इन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, जिसके कारण ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ये अपनी मेन पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि ये मूव तो कर नहीं सकते, अपनी पोजीशन को हमेशा के लिए छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ इन एटम्स के साथ, आयंस के साथ कोलाइड करेगा और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है इन एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को। और इस काइनेटिक एनर्जी के मिलने के बाद वो एटम्स, आयंस क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशंस पर वाइब्रेट करने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ। और उस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के कारण क्या हो जाता है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यही हम लोगों के पास है किसके बराबर, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बराबर। और इसके अनुसार क्या होता है कि जो यहाँ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको ओबे किया गया है। और कैसे हम लोग ये निकाले, तो आप लोगों को पता है जो वर्क डन है चार्ज पार्टिकल पर वो Q इंटू V के बराबर है। हमारे पास जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, Q इंटू V के बराबर। और आप लोगों को हीट का फॉर्मूला देखना होता है कि हमारे पास हीट का क्या फॉर्मूला है। और देखिए वर्क डन V हमारे पास, हम Q को लिखना चाहे तो Q को लिख सकते हैं, Q हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो ऐसा करने से आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है। और यही वर्क डन चार्ज पार्टिकल्स पर किसकी फॉर्म में गया था, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या बनी थी, हीट बनी थी। और इस तरीके से आप Q को लिखते हो किसके बराबर, I इंटू में T के बराबर। और V होता हम लोगों के पास I इंटू में R के बराबर। तो ये वर्क डन किसकी फॉर्म में जाएगा, हीट की फॉर्म में, जो कि हम I स्क्वायर RT लिखते हैं। तो ये आप लोगों के पास जूल्स हीटिंग इफेक्ट है। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी होती है, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें ये बताएगा कि टोटल एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, हीट के अंदर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ऐसा पता लगेगा कि टोटल की टोटल एनर्जी किस में जाएगी, हीट की फॉर्म में जाएगी। और इस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो आप कमेंट करना। मैंने आप लोगों को बताया जब भी कोई टॉपिक पूरा हो जाता है तो आप यस या नो में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी घटी है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, ऐसा हम लोगों ने आप लोगों को बताया। और वो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के कारण ही क्या होता है, हीट बनती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। और फिर पावर से संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कैसे वो कंसेप्ट को बता सकता है हमारे से पावर से संबंधित, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हमारे पास टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज करते हैं तो उस पर पावर रेटिंग लिखा हुआ है। पावर रेटिंग का मतलब जैसे कोई बल्ब यूज किया तो उस पर मान लीजिए लिखा हुआ 100 वाट, तो ये उसकी पावर रेटिंग थी। और ये पावर रेटिंग हमें किसी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। 100 वोल्ट का मतलब क्या होगा कि ऐसा बल्ब 100 जूल एनर्जी का यूज करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उस पे पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग लिखी होती है कि मैक्सिमम करंट ये इतना यूज कर सकते हैं हम, इसके लिए इतनी वोल्टेज के ऊपर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग लिखी मिलती है। हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। जैसा आप लोगों को सिंपल तरीके से पता है पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ऐसे ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोगों को पता है वहां जो हीट है या कोई किसी भी प्रकार का मैकेनिकल वर्क डन है
वो किसके कारण होता है, किसी ना किसी ईएमएफ सोर्स के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ईएमएफ सोर्स से एनर्जी सप्लाई की जाती है। यानी कि करंट को मेंटेन रखने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ईएमएफ सोर्स क्या करता है, वर्क डन करता है पर यूनिट टाइम, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। और वो ईएमएफ सोर्स खाली ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई सेल या बैटरी ही हम लेंगे, वो जैसे एसी जनरेटर भी हो सकता है, कोई डायनेमो भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोई सेल भी हो सकता है, कोई बैटरी भी हो सकता है। इस तरीके से वो ईएमएफ सोर्स आपके पास हो सकते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यू सप्लाई रखने के लिए पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो वर्क डन किया जाएगा पर यूनिट टाइम, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। उसी को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर मान लीजिए मैं P से डिनोट करता हूं, तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन आप लोगों को पता है यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ इलेक्ट्रिक पावर के बराबर है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो सकता है हम लोगों के पास, अभी मैंने बताया था Q इंटू में V हो सकता है वो, या उसको हम VIT लिख सकते हैं। तो क्योंकि Q इंटू V लिखोगे फिर आप Q की वैल्यू को लिखोगे, Q की वैल्यू हमारे पास I इंटू में T है, तो इस तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट आ सकता है V इंटू में I के बराबर। ये इलेक्ट्रिक पावर के लिए रिलेशन आ सकती है। फिर V की वैल्यू लिखोगे आप किसके बराबर है, ओम्स लॉ के अनुसार ये किसके बराबर आएगा, I इंटू में R के बराबर। तो ऐसा करने से रिजल्ट I स्क्वायर R भी आ सकता है। या फिर हम लोग लिखें I को किसके बराबर, V बाई R के बराबर। ऐसा करने से ये रिजल्ट हमारे पास V स्क्वायर बाई R के बराबर भी आ सकता है। तो ये बातें हम लोगों को यहाँ याद रखनी है। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है हम लोग कंसीडर करते हैं वाट, इसकी एसआई यूनिट है। और जब क्या होगा, जो एनर्जी है 1 जूल, टाइम है 1 सेकेंड, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो पावर है वो क्या कहलाती है, 1 वॉट कहलाती है। और ऐसे ही आप किलोवाट के बारे में स्टडी करते हो, यानी कि 1000 वाट। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, तो पावर किस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पावर सीरीज के अंदर, पैरेलल